आज की वीडियो में हम बात करेंगे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल के हवाले से कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल बेसिकली है क्या। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल को समझने के लिए आपके जहन में पहले तो अगर आपने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की मेरी पहली वीडियोस नहीं देखी तो वो चेक कर लें। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल बेसिकली एक सॉफ्टवेयर बनता कैसा है, उसके लिए कौन कौन से प्रोसेसेस होने चाहिए या होते हैं जो कि बड़ी बड़ी कंपनीज जो है एक सॉफ्टवेयर को डेवलप करने के लिए यूज़ करती हैं और इन्हीं प्रोसेस को यूज़ करके वो एक फ़ाइनल अपना सॉफ्टवेयर या प्रोडक्ट जो है वो बनाते हैं, डिज़ाइन करते हैं और डेवलप करते हैं। Software development life cycle या SDLC is a systematic process for building a software that ensure the quality and correctness of the software built। ये बेसिकली एक सिस्टमेटिक प्रोसेस है जो कि सॉफ्टवेयर डिज़ाइन करने के लिए और सॉफ्टवेयर बनाने के लिए जो है वो यूज़ किया जाता है और इसमें चेक किया जाता है कि सॉफ्टवेयर में जो है तो क्वालिटी कैसी है सॉफ्टवेयर की, इसमें टाइम कितना लगेगा और जो डिलीवरेबल प्रोडक्ट होगा, जो एंड प्रोडक्ट होगा वो कितने टाइम में जो है वो डिज़ाइन होगा या बिल्ड होगा। SDLC process aims to produce high quality software that meets customer expectations। बिल्कुल वही बात आ जाती है कि ये बड़े सॉफ्टवेयर्स को यूज़ करने के लिए ये प्रोसेस जो है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल जो एक प्रोसेस है, सिस्टमेटिक प्रोसेस है, उसको यूज़ करते हुए बड़ा सॉफ्टवेयर जो है वो डिज़ाइन करती हैं बहुत सारी कंपनीज़। और जो बड़ी कंपनीज़ है वो अपने लिए यही मॉडल जो है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल का वो यूज़ करते हैं। The system developed should be complete in the predefined time frame and cost। इसमें जो है जो सिस्टम बनाया जाता है, जो सॉफ्टवेयर डेवलप किया जाता है, उसका टाइम फ्रेम एंड कॉस्ट के कितने टाइम ड्यूरेशन में ये बनेगा और इस पर कॉस्ट कितनी आएगी, इसमें कितने डेवलपर्स काम करेंगे, इसमें कितने इंजीनियर्स काम करेंगे और सॉफ्टवेयर को एंड तक कितने जो इंजीनियर है या डेवलपर है वो उसको लेके जाएंगे। SDLC consists of a detailed plan which explain how to plan, build and maintain specific software। SDLC का जो मॉडल है वो consist of a डिटेल प्लान। इसमें एक प्लान होता है जो हम आगे जाके अब देखेंगे कि किस तरह का प्लान होता है और किस तरह जो है सॉफ्टवेयर की लिसिटेशन होती है, रिक्वायरमेंट गैदरिंग होती है और एंड प्रोडक्ट को किस तरह लेके जाते हैं, हाउ टू प्लान के सॉफ्टवेयर को किस तरह प्लान करेंगे, इसमें टेबल्स, डेटा टेबल्स किस तरह होंगे, डेटा स्ट्रक्चर कौन सा यूज़ होगा, सॉफ्टवेयर का फ़्लो किस तरह होगा, डेटा कहाँ से फ़्लो करेगा और कहाँ पर डंप होगा। ये सारी चीज़ें इस सॉफ्टवेयर SDLC में जो है हम पहले से डिफ़ाइन कर देते हैं एक डॉक्यूमेंट टाइप पे। ठीक है। Every phases of the SDLC life cycle has its own process and deliverable that feed into a next phase। इसमें हम अगर बात करें सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल के हवाले से तो छोटे छोटे मॉड्यूल्स बनते हैं और वो मॉड्यूल्स एंड में बन के एक मुकम्मल सॉफ्टवेयर जो है वो बना देते हैं। और इसमें जो है सॉफ्टवेयर इंजीनियर इस बात का ख़ास ख्याल रखते हैं कि जो मॉड्यूल्स बन रहे हैं वो तकरीबन ऐसे हो कि हर एक मॉड्यूल दूसरे से जो है वो मिलता जुलता हो और उसमें आसानी से जो है वो एडजस्ट हो पाए और एक कंप्लीट सॉफ्टवेयर जो है वो बनाए। SDLC stands for Software Development Life Cycle and it is also referred to as the Application Development Life Cycle। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल SDLC और आल्सो जो है इसको एप्लीकेशन डेवलपमेंट, एप्लीकेशन या ऐप डेवलपमेंट लाइफ साइकिल भी कहा जाता है। SDLC को क्यों यूज़ किया जाता है? Why SDLC? Here are prime reason why SDLC is important for development a software system। कौन कौन से? इट ऑफर्स अ बेसिस फॉर प्रोजेक्ट प्लानिंग, शेड्यूलिंग एंड एस्टिमेशन। बिल्कुल ये जो है प्रोजेक्ट की प्लानिंग के लिए यूज़ होता है, शेड्यूलिंग करता है कि कौन सा मॉड्यूल कब बनेगा और कितने टाइम में बनेगा और इसकी कॉस्ट कितनी होगी। तो ये इसलिए जो है ज़्यादातर कंपनीज जो है इस प्रोसेस को यूज़ करती हैं। provides a frame for a standard set of activities and deliverables। standard set of activities से मुराद ये कि मॉड्यूल्स जो है वो किस टाइम पे कौन सा मॉड्यूल जो है वो बनेगा, फ्रंट एंड कब बनेगा, इसका बैक एंड कब बनेगा, इसका डेटा टेबल कब बनेगा और कब जो है इस मॉड्यूल को हमने या इस सॉफ्टवेयर को या इस एप्लीकेशन को हमने जो है वो डिलीवर करना है। इट इज़ अ मैकेनिज़्म फॉर प्रोजेक्ट ट्रैकिंग एंड कंट्रोल। प्रोजेक्ट ये एक मैकेनिज़्म है, एक सिस्टम है जो कि कंपनीज यूज़ करती हैं प्रोजेक्ट को ट्रैकिंग और कंट्रोल करने के लिए कि अभी हमारे पास फॉर एग्ज़ाम्पल एक खाका बना दिया जाता है, एक डॉक्यूमेंटेशन जो है वो बना दी जाती है कि ये टोटल सॉफ्टवेयर जो है इससे 1 साल में बनेगा।
तो वो किस तरह बनेगा, छठे महीने में क्या हम कहाँ पे होंगे, दूसरे महीने में कहाँ पे होंगे, तीसरे महीने में कहाँ पे होंगे। तो यहाँ पे अगर प्रोजेक्ट की ट्रैकिंग की जाए कि इस महीने में हम कहाँ पे हैं, फॉर एग्जांपल 4th मंथ में हम कहें कि हमने इस प्रोजेक्ट में कितना काम किया है, तो इसकी ट्रैकिंग जो है वो काफ़ी ईजी हो जाती है। इंक्रीजेस विजिबिलिटी ऑफ प्रोजेक्ट प्लानिंग टू ऑल इन्वॉल्व स्टेक होल्डर फॉर ऑफ आर डेवलपमेंट प्रोसेस। मतलब एक सॉफ्टवेयर के साथ जितने भी जुड़े हुए स्टेक होल्डर्स हैं, जितने भी जुड़े हुए लोग हैं, चाहे वो क्लाइंट है, चाहे वो डेवलपर है, चाहे वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, चाहे वो उस सॉफ्टवेयर से रिलेटेड जितने भी लोग हैं, उनके लिए जो है प्रोजेक्ट की प्लानिंग करना जो है वो भी ईजी होता है। और वो साथ साथ देख भी रहे होते हैं कि उसके प्रोजेक्ट में कितने % काम हुआ है और किस तरह से काम हुआ है। इंक्रीज्ड एंड इन्हेंस डेवलपमेंट स्पीड, मतलब अगर आपका ने क्लाइंट को दिया है 1 साल और आप कह रहे हैं कि जी हमारे 6 महीने हो गए और हमने अभी तक 50% या 40% इसमें काम नहीं किया, तो आप स्पीड को भी ज़्यादा इंक्रीज़ कर सकते हैं, अपने डेवलपर्स को बढ़ा सकते हैं। अगर उस पर काम तेज़ी से हुआ है, अपने डेवलपर्स को उठा के किसी दूसरे प्रोजेक्ट में भी डाल सकते हैं, वगैरह वगैरह। इम्प्रूव क्लाइंट रिलेशन, मतलब आपका क्लाइंट अगर हर महीने आपके ऑफिस विज़िट कर रहा है, 10 दिन बाद आपके ऑफिस विज़िट कर रहे हैं, तो आप उसे कुछ ना कुछ दिखा सकते हैं कि ये आपका सॉफ्टवेयर जो है इतना बन गया है, उसमें इतना काम हुआ, ये मॉड्यूल डिज़ाइन हो गए, ये मॉड्यूल जो है हमने इम्प्लीमेंट कर दिए, तो साथ साथ वो भी चेक कर सकता है। और एक अच्छे डेवलपर का काम ये होता है कि वो अपने सॉफ्टवेयर जब वो बना रहा हो, या कंपनी जो एक सॉफ्टवेयर बना रही हो किसी क्लाइंट के लिए, किसी डिपार्टमेंट के लिए, तो वो साथ साथ उसके साथ कोरेस्पॉन्डेंस करे, क्योंकि एक सॉफ्टवेयर शायद उसने कुछ उस टाइम ना बोला हो और एंड में जाके वो बोल दे, तो उसमें फिर चेंजेस करना काफ़ी मुश्किल होता है। तो उस वजह से अपने साथ साथ अपने क्लाइंट को भी एक सॉफ्टवेयर में इंगेज करना मस्ट होता है। हेल्प्स यू टू डिक्रीज प्रोजेक्ट रिस्क एंड प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान ओवरहेड। बिल्कुल SDLC के साथ जो है आपका प्रोजेक्ट का फेलियर, वही बात कि आपको क्लाइंट ने कुछ बताया और आप कुछ और डिज़ाइन कर रहे हो, तो क्लाइंट की जो इन्वॉल्वमेंट है वो इसमें काफ़ी ज़्यादा होती है कि आपको प्रोजेक्ट फेलियर या प्रोजेक्ट की जो कॉस्ट ज़्यादा हो रही है उसके फेलियर से बचने के लिए जो है SDLC आपको हेल्प आउट करता है। अच्छा, SDLC के फेजेस कौन से हैं? पहला है रिक्वायरमेंट एनालिसिस, मतलब रिक्वायरमेंट एनालिसिस करते आगे जाके हम इसको देखते हैं क्या होता है। फिजिबिलिटी स्टडी होती है, डिज़ाइनिंग होती है, कोडिंग होती है, टेस्टिंग होती है। फिर उसके बाद अगर टेस्टिंग में कोई मसला आ गया, फिर डिज़ाइनिंग में जाते हैं, शायद फिजिबिलिटी स्टडी में दोबारा चले जाएं, या रिक्वायरमेंट्स में कोई इशू आ गया हो, फिर दोबारा जो है डिज़ाइन, कोडिंग, टेस्टिंग, और एंड में इंस्टॉल करके जब इंस्टॉल हो जाता है तो ये नहीं कि आपका सॉफ्टवेयर ख़त्म हो जाता है, फिर उसका एंड फेज़ जो स्टार्ट हो जाता है वो मेंटेनेंस उसकी स्टार्ट हो जाती है। वो क्यों स्टार्ट हो जाती है? क्योंकि शायद क्लाइंट से कुछ रह गया हो, शायद वक्त के साथ साथ उसमें चेंजेस आए, क्योंकि सॉफ्टवेयर ज़रूरी नहीं है कि वो मुसलसल चलता रहे, तो वक्त के साथ साथ उसमें मेंटेनेंस आती रहती है। कुछ मॉड्यूल्स ऐड होते हैं, कुछ डिलीट होते हैं, वक्त के साथ साथ डिपार्टमेंट कुछ चेंज करते हैं, या कोई दूसरा डिपार्टमेंट जो है उठ के कोई न्यू रिस्ट्रिक्शंस लगा देता है, तो डिपेंड करता है। तो उसके लिए मेंटेनेंस जो है हर एक सॉफ्टवेयर की वो ज़रूरी होती है। द एंटायर SDLC प्रोसेस डिवाइडेड इंटू द फॉलोइंग SDLC स्टेप्स: रिक्वायरमेंट कलेक्शन और एनालिसिस, फिजिबिलिटी स्टडी, डिज़ाइनिंग, कोडिंग, टेस्टिंग, इंस्टॉलेशन, डिप्लॉयमेंट और मेंटेनेंस। इन सब को समझने के लिए हम पहले आते हैं रिक्वायरमेंट कलेक्शन और एनालिसिस के बारे में पढ़ते हैं। द रिक्वायरमेंट इज़ द फर्स्ट स्टेज इन SDLC प्रोसेस। बिल्कुल SDLC प्रोसेस में जो है वो रिक्वायरमेंट फर्स्ट फेज़ होता है। रिक्वायरमेंट क्या होती है कि आप सॉफ्टवेयर किसके लिए बना रहे हो, उस कंपनी के पास जाएंगे, उसके साथ बैठेंगे और उनसे रिक्वायरमेंट्स लेंगे कि उसके सॉफ्टवेयर में कौन कौन से मॉड्यूल होंगे और किस तरह से उसका सॉफ्टवेयर काम करे, मतलब उसके लिए किस चीज़ के लिए वो सॉफ्टवेयर चाहिए। It is conducted by the senior team members with inputs from all the stakeholders and domain expert in the industry। बिल्कुल ये सीनियर लोगों का काम होता है, डेवलपर का काम तो होता नहीं है। सॉफ्टवेयर इंजीनियर और बड़े जो कंपनी के ऑनर्स वगैरह या डायरेक्टर्स या मैनेजर लेवल के पोस्ट के लोग होते हैं, वो इसमें काम करते हैं। वो जाके डिफरेंट स्टेक होल्डर्स जो सॉफ्टवेयर से रिलेटेड उनके साथ भी बैठते हैं और मीटिंग करते हैं कि ये सॉफ्टवेयर जो वो बनाना चाहते हैं इसमें और क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए या क्या क्या जो है इसमें होना चाहिए। प्लानिंग फॉर क्वालिटी एश्योरेंस रिक्वायरमेंट एंड रिकॉग्नाइजेशन ऑफ द रिस्क इन्वॉल्व इज़ आल्सो डन एट दिस स्टेज।
मतलब इसमें प्लानिंग भी होती है, क्वालिटी एश्योरेंस भी होती है कि सॉफ्टवेयर की क्वालिटी किस तरह होगी। एग्जाम में जो सीनियर लोगों का होता है वो खाका आ जाता है कि इसमें क्या क्या होगा और ये सारी रिस्क इसमें कितनी होगी कि ये सॉफ्टवेयर अगर हम बना दें तो इसका फ्यूचर में फ़ायदा क्या होगा, अभी फ़ायदा क्या होगा, या ये जो है इस ऑर्गेनाइजेशन को या इस डिपार्टमेंट को कोई फ़ायदा दे सकता है या नहीं दे सकता। सेकेंड उसमें आ जाता है दिस स्टेज गिव्स अ क्लियरली पिक्चर ऑफ द स्कोप ऑफ द इंटायर प्रोजेक्ट। मतलब जो इंटायर प्रोजेक्ट है ये क्लियर पिक्चर दे देता है कि इसमें इश्यूज़ कितनी होंगी, इसमें अपॉर्चुनिटीज़ कितनी होंगी, और एक प्रोजेक्ट को स्टार्ट से एंड तक किस तरह बनाया जाता है। रिक्वायरमेंट में ही सीनियर्स को पता चल जाता है कि इस सॉफ्टवेयर के बेसिकली आउटपुट्स क्या होंगे, तो वो इस रिक्वायरमेंट कलेक्शन में या एनालिसिस में हो जाता है कि क्योंकि रिक्वायरमेंट्स वहाँ पे गैदर कर रहे होते हैं तो उनके जहन में खाका आ रहा होता है क्योंकि वो ऑलरेडी जो है एक्सपीरियंस पर्सनस होते हैं। रिक्वायरमेंट गैदरिंग स्टेज नीड टीम्स टू गेट डिटेल्ड एंड प्रिसाइज रिक्वायरमेंट। अच्छा, जो आपके रिक्वायरमेंट्स गैदर करने वाले होंगे, जो यहाँ पे रिक्वायरमेंट गैदर करते हैं, तो वो टीम जो है तो डिटेल में कंपनी से रिक्वायरमेंट लेते हैं और एक्यूरेट रिक्वायरमेंट लेते हैं। ये ना कि मतलब एक कंपनी को सॉफ्टवेयर या एक स्कूल को हम मिसाल ले लेते हैं तो वहाँ पे फॉर एग्जांपल स्टूडेंट के एडमिशन और फ़ीस के हवाले से एक प्रोजेक्ट चाहिए होता है और यहाँ पे जो है तो कंपनीज कुछ और बना दे, तो इस तरह नहीं होता। वो जहन में एक खारगा बना देते हैं और एक स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट जो है वो गैदर करते हैं। This helps the companies to finalize the necessary timeline to finish the work of that system। और ये कंपनीज़ को के लिए ज़रूरी भी होता है इवन जो रिक्वायरमेंट गैदर करने के लिए गए हों, जो सॉफ्टवेयर हाउस है उनके लिए भी और कंपनी के लिए भी, कि ऑन दी टाइम जो उन्होंने मांगा हो वो उनको डिलीवर हो जाए। मतलब 6 महीनों का टाइम है, 1 साल का टाइम है, वो सॉफ्टवेयर डिलीवर भी हो जाए, उस पर पैसा टाइम कॉस्ट भी कंज्यूम हुआ हो और एंड रिज़ल्ट जो है उसका ज़ीरो हो, तो ऐसा नहीं होता। तो ये सारा रिक्वायरमेंट एनालिसिस में हो जाता है। अगर सॉफ्टवेयर बनता भी है तो भी बता देते हैं, अगर नहीं बनता तो वो भी बता देते हैं, प्लस रीज़न भी बता देते हैं। लेकिन आजकल के दौर में ऐसा कोई पॉसिबल नहीं है कि वो सॉफ्टवेयर नहीं बनता, उसके चांसेस काफ़ी कम होते हैं, लेकिन फेलियर के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हो सकते हैं, वो डिपेंड करता है। फिजिबिलिटी स्टडी में क्या होता है, वंस द रिक्वायरमेंट एनालिसिस फेज इज कंप्लीटेड द नेक्स्ट SDLC स्टेप इज टू डिफाइन द डॉक्यूमेंट्स और सॉफ्टवेयर नीड्स। दिस प्रोसेस कंडक्टेड विद द हेल्प ऑफ सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन। ये एक अलग सब्जेक्ट है, हम वहाँ पे पढ़ेंगे। डॉक्यूमेंट आल्सो नोन एज SRS। सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, या एक अलग टॉपिक है, हम वहाँ पे भी डिस्कस कर सकते हैं। यहाँ पे अब हम इसमें डिटेल में जाते नहीं हैं। It includes everything which should be designed and developed during the project life cycle। ठीक है, there are mainly 5 type of feasibility checks। फिजिबिलिटी स्टडी में क्या होता है, 5 बेसिकली स्टेप्स हैं इसके जो नॉर्मल फॉलो होते हैं SDLC में। इकोनॉमिक, लीगल, ऑपरेशन, फिजिबिलिटी, टेक्निकल और शेड्यूल, इसमें जो है वो डिफ़ाइन होता है। क्या होता है इकोनॉमिक में, कैन वी कंप्लीट द प्रोजेक्ट विद द बजट और नॉट। मतलब एक कंपनी है वो कहती है मेरा 5 लाख का बजट है और मुझे ABCXYZ टाइप का सॉफ्टवेयर चाहिए जो कि 1 साल लगता है उस पर, तो वो तो मुश्किल है कि 5 लाख का बजट हो, उसमें 10 डेवलपर या 5 डेवलपर काम करें, उनकी सैलरी भी ना पूरी होती हो। तो ये चीज़ें सारी जो है वो फिजिबिलिटी स्टडी में देखी जाती है। तो रिक्वायरमेंट हमारे पास आ गई, उसके बाद हम अब ऑफिस में आके ऑफिस में बैठते हैं और जो सीनियर्स होते हैं वो आपस में डिस्कस करते हैं कि ये हमारे पास रिक्वायरमेंट है और उसका बजट जो है वो क्लाइंट से ले लिया है हमने कि 5 लाख है या 10 लाख है, तो इस 10 लाख में या 5 लाख में ये सॉफ्टवेयर डिज़ाइन करना या डेवलप करना पॉसिबल है या नहीं पॉसिबल। तो ये इसका इकोनॉमिक जो है वो चेक किया जाता है। लीगली उस सॉफ्टवेयर को चेक किया जाता है, कैन वी हैंडल दिस प्रोजेक्ट एज अ साइबर लॉ एंड अदर रेगुलेटरी फ्रेमवर्क कंप्लाइंसेस। मतलब उस सॉफ्टवेयर को लीगल चेक किया जाता है कि ये सॉफ्टवेयर बनाना जायज़ है या नहीं। आजकल इस तरह की बहुत सारी कंपनीज़ हैं जो कि इनलीगल सॉफ्टवेयर्स बनाती हैं, इनलीगल एप्लीकेशंस बनाती हैं और फिर बाद में वो बैन हो जाती है, तो ये सारी चीज़ें भी इसमें देखी जाती हैं। ऑपरेशन फिजिबिलिटी, कैन वी क्रिएट ऑपरेशंस विच इज़ एक्सपेक्टेड बाय द क्लाइंट। मतलब जो क्लाइंट की रिक्वायरमेंट है या जो क्लाइंट उस सॉफ्टवेयर पे ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहता है तो ये पॉसिबल है। मतलब उसमें जो वो रिक्वायरमेंट्स दे रहा है क्या वो सॉफ्टवेयर पूरा कर सकेगा या कर सकता है या नहीं कर सकता। टेक्निकल, सॉफ्टवेयर की टेक्निकलिटी चेक की जाती है। नीड टू चेक वेदर द करंट कंप्यूटर सिस्टम कैन सपोर्ट द सॉफ्टवेयर।
मतलब हम गए हैं वहाँ पे किसी कंपनी में, ABC कंपनी में, वहाँ से हमने रिक्वायरमेंट्स ली हैं। तो रिक्वायरमेंट्स में ये भी होता है कि हम उसके सिस्टम को भी स्टडी करें और प्लस उससे उनके जो हार्डवेयर वो यूज़ करें उसके बारे में भी पूछें, और उनके जो इवन एम्प्लॉयज़ हैं उनके बारे में भी पूछें कि उनके एम्प्लॉयज़ किस लेवल के हैं, उनके सिस्टम किस लेवल के। ये ना कि हम सॉफ्टवेयर बना दें फिर उनके एम्प्लॉयज़ को ट्रेन करें और वो ट्रेन ही ना हो, वो किसी 1980s या 90s या 2000 में पढ़े हों और उनको सिस्टम यूज़ करना ही ना आता हो। तो ये सारी चीज़ें भी इसमें टेक्निकलिटी इसमें चेक की जाती हैं। शेड्यूल डिसाइड दैट द प्रोजेक्ट कैन बी कम्प्लीटेड विद इन द गिवन शेड्यूल और नॉट। मतलब हमने तो से 6 महीने दे दें तो क्या हम ये 6 महीनों में कंप्लीट कर सकते हैं, 8 महीनों में कंप्लीट कर सकते हैं कि नहीं, या साल में कंप्लीट कर सकते हैं कि नहीं, ये पॉसिबिलिटी है कि नहीं। तो फिजिबिलिटी स्टडी में सॉफ्टवेयर की ये चीज़ें देखी जाती हैं। उसके बाद है हमारे पास थर्ड फेज़ जो कि डिज़ाइन फेज़ आता है। ये सारी चीज़ें, एक तो हमने रिक्वायरमेंट्स ले ली, फिर उसकी फिजिबिलिटी स्टडी कर ली, उसके बाद आ जाते हैं प्रॉपर काम पे। तो डिज़ाइनिंग फेज़ में क्या होता है, द सिस्टम एंड द सॉफ्टवेयर डिज़ाइन डॉक्यूमेंट्स आर प्रिपेयर्ड एज पर द रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन डॉक्यूमेंट्स। यहाँ पे हमारे पास जो सॉफ्टवेयर है उसको डिज़ाइन कर दिया जाता है, उसके डॉक्यूमेंट्स बना दिए जाते हैं कि फ्रंट एंड किस तरह होगा, बैक एंड किस तरह होगा, सॉफ्टवेयर का फ़्लो किस तरह होगा। तो ये सारा डिज़ाइनिंग फेजेस में जो है वो आ जाता है। अगर हम बात करें डिज़ाइन फेज़ में तो यहाँ पे हमारे पास 2 लेवल के डिज़ाइनिंग है। एक है हमारे पास HLD हाई लेवल डिज़ाइन, एक हमारे पास है लो लेवल डिज़ाइन। हाई लेवल डिज़ाइन में क्या होता है, यहाँ पे होता है ब्रीफ डिस्क्रिप्शन एंड नेम ऑफ ईच मॉड्यूल। अच्छा, मॉड्यूल को अगर डिज़ाइन करना है तो उसको कोशिश करे या कोडिंग करे तो उसको कोशिश करे कि ऐसा नाम दे कि उसको नाम देख के ही समझ आ जाए कि ये मॉड्यूल, ये क्लास जो है ये किस चीज़ के लिए जो है वो काम कर रहा है या क्या करेगा या क्या कोई एक्शन परफॉर्म करेगा। तो हाई लेवल डिज़ाइन में जो है तो एक डॉक्यूमेंट बना दिया जाता है, जो डिज़ाइनिंग फेज़ उसमें डॉक्यूमेंट बना दिया जाता है, उसमें हाई लेवल और लो लेवल दोनों जो है वो लिख दिए जाते हैं, डिज़ाइन कर दिए जाते हैं। और वो डॉक्यूमेंट जो है फिर बाद में कोई उठा भी ले तो उसको पढ़ ले तो उसको समझ आ जाए कि सॉफ्टवेयर बेसिकली बना किस पर्पस के लिए और इसमें क्या क्या मॉड्यूल जो है वो डिफ़ाइन है या यूज़ हुए हैं। एंड आउटलाइन अबाउट द फंक्शनैलिटी ऑफ एवरी मॉड्यूल वही बात आ गई है कि ये मॉड्यूल जो है एक मॉड्यूल बना दिया गया है तो इसका काम क्या होगा और क्या क्या कर सकता है और क्या क्या करेगा ये इस सॉफ्टवेयर में। ठीक है। इंटरफेस रिलेशन एंड डिपेंडेंसी बिटवीन मॉड्यूल। बिल्कुल, मॉड्यूल के दरमियान जो है वो डिपेंडेंसी कितनी है, मतलब मॉड्यूल A है और उसका मॉड्यूल B से क्या ताल्लुक़ है, मॉड्यूल C से क्या ताल्लुक़ है, मॉड्यूल F से क्या ताल्लुक़ है। तो ये इंटरफेस और रिलेशनशिप जो है ये भी हाई लेवल डिज़ाइन में जो है वो बना दिया जाता है। डेटाबेस टेबल आइडेंटिफाइड अलॉन्ग विद देयर की एलिमेंट। बिल्कुल, डेटाबेस टेबल जो है वो की एलिमेंट के साथ वो भी इसमें डिफ़ाइन हो जाते हैं हाई लेवल डिज़ाइन में कि डेटाबेस के टेबल कौन कौन से होंगे और कहाँ कहाँ पे इनका रिलेशन जो है किस टेबल से मिलेगा जुलेगा और कौन सा डेटा कहाँ पे जो है वो आएगा। कंप्लीट आर्किटेक्चर डायग्राम अलॉन्ग विद टेक्नोलॉजी डिटेल्स। यहाँ पे बेसिकली अगर बात करें हाई लेवल डिज़ाइन में तो हम बेसिकली फ्रंट एंड की बात करें, एक मोटा लिख देते हैं कि इसमें ये मॉड्यूल यूज़ होंगे, ये मॉड्यूल क्या करेगा, इसके जो है डिपेंडेंसी इंडिपेंडेंसी इस मॉड्यूल के साथ किस तरह होंगे और डेटाबेस कौन कौन से यूज़ होंगे और डेटाबेस के रिलेशंस किस तरह होंगे। और एक आर्किटेक्चर डायग्राम डिफ़ाइन हो जाता है कि मतलब यूज़र कहाँ पे आएगा, क्लाइंट कहाँ पे आएगा और इस तरह फ़्लो हो के ये डेटा कहाँ पे जाएगा। तो ये सारी चीज़ें जो है हाई लेवल डिज़ाइन में जो है वो बना दी जाती हैं। लो लेवल डिज़ाइन जो है वो बेसिकली कोडिंग में आता है। ठीक है। फंक्शनल लॉजिक ऑफ द मॉड्यूल्स यहाँ पे जो है वो डिफ़ाइन हो जाता है कि कोड किस तरह होगा, फंक्शन किस तरह होगा, लॉजिक क्या होगा कि ये मॉड्यूल इस तरह परफॉर्म करे। डेटाबेस टेबल्स के बारे में बात की जाती है विच इंक्लूड टाइप एंड साइज़, मतलब डेटा कितने साइज़ का होगा, कौन से टाइप का डेटा होगा, रिलेशंस उसकी किस तरह होंगी। ब्रीफ डिस्क्रिप्शन इस लो लेवल में डिफ़ाइन हो जाती है। कंप्लीट डिटेल ऑफ द इंटरफेस की कंप्लीट डिटेल होती है कि फ्रंट एंड या बैक एंड जो है उसका इंटरफेस किस तरह होगा, इसमें कौन कौन से सॉफ्टवेयर यूज़ हुए हैं, मेंटेनेंस कहाँ से हम स्टार्ट करेंगे वगैरह वगैरह। ये सारी इस चीज़ में लो लेवल डिज़ाइन में आ जाएगी।
एड्रेसेस ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ डिपेंडेंसीज इश्यूज, सही है, मतलब कि कौन सा मॉड्यूल कहाँ पे जो है वो डंप हो रहा है या मिल रहा है, उसके एड्रेसेस, ये सारी चीज़ें जो हैं लो लेवल में आ जाती है, ये बिल्कुल क्लियरली लिखना होगा। लिस्टिंग ऑफ एरर मैसेजेस को जो है क्लियरली यहाँ पे डिफ़ाइन करना होगा। अगर ये बटन कैंसिल का या यस नो का आ गया तो इसमें जो है तो मैसेज कौन सा पॉपअप आएगा, ये ना कि कोई जो है डेटा को डिलीट कर और कोई दूसरा मैसेज उसको जनरेट हो जाए और वो डेटा के साथ कुछ और हो जाए, तो ये सारा लो लेवल डिज़ाइन में जो है तो डिफ़ाइन होता है। कंप्लीट इनपुट आउटपुट फॉर एवरी मॉड्यूल, कि ये मॉड्यूल क्या इनपुट हम देंगे और क्या आउटपुट ये हमें प्रोवाइड करेगी, ये सारी चीज़ें जो है लो लेवल डिज़ाइन में जो है वो डिफ़ाइन हो जाती है इन SDLC प्रोजेक्ट, इन SDLC प्रोसेस। उसके बाद बात आती है फोर्थ नंबर जो फ़ेज़ है हमारे पास कोडिंग की, जो कि मेन सॉफ्टवेयर को डेवलप करने के लिए जो हमारे पास फ़ेज़ स्टार्ट होता है वो है कोडिंग। उस सॉफ्टवेयर को एक्चुअली में डिज़ाइन करना, उसके लिए कोई लैंग्वेज जो आप लोगों ने पहले सेलेक्ट की हो, जो कि रिक्वायरमेंट एलिसिटेशन के बाद हो जाती है, जो कि रिक्वायरमेंट गैदरिंग के बाद हो जाती है सेकेंड फेज़ में, तो ये सब वहाँ पे डिसाइड हो चुका होता है कि कौन सी लैंग्वेज जो है यूज़ करनी है। तो कोडिंग का मेन जो फोकस है वो फेज़ जो है वो स्टार्ट हो जाता है। Only the system design phase is over. Once the system design phase is over, the next phase is coding. In this phase, developers start to build the entire system by writing code using the chosen programming language. In the code phase, tasks are divided into units or modules and assigned to the various developers. बिल्कुल जो आपका सॉफ्टवेयर है, जो आपकी एप्लीकेशन है, वो छोटे छोटे मॉड्यूल्स में डिवाइड हो जाती है और डेवलपर्स को कह दिया जाता है कि आपने इस मॉड्यूल में काम करना है, आपने इस मॉड्यूल में काम करना है। फॉर एग्जांपल ओपन के लिए अलग मॉड्यूल जो है वो एक डेवलपर के पास चला जाता है, क्लोज के लिए दूसरे डेवलपर के पास, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन के पास 3 अलग डेवलपर्स हो गए। इस तरह ये छोटे छोटे मॉड्यूल बन के एक सॉफ्टवेयर बनाता है। तो ये डिफरेंट डेवलपर्स के पास जाके ये चले जाते हैं और वो उसको कोड करना स्टार्ट कर देते हैं। इट इज़ दी लॉन्गेस्ट फेज़ ऑफ द सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल प्रोसेस। लॉन्गेस्ट फेज़ होता है क्योंकि मॉड्यूल जो है वो फिर इकट्ठे करने होते हैं और फिर उनको मिलाना होता है और फिर उसके बाद उसका एक सॉफ्टवेयर जो है वो बनता है। इन दिस फेज डेवलपर नीड टू फॉलो सर्टन प्री डिफाइंड कोडिंग गाइडलाइंस। बिल्कुल अगर कोडिंग में इशू हो, उनको पता ना हो, वो जस्ट बोल्ड के लिए वो कर दें, कोड कर दें, और वो बोल्ड का बटन जो है वो उस सॉफ्टवेयर में इम्प्लीमेंट ही ना होता हो, तो ऐसी गाइडलाइन नहीं दी जाती, बल्कि उनको प्रॉपर बता दिया जाता है कि आपने ये जो बोल्ड का बटन बनाना है या क्लोज का बटन बनाना है या जो एडिट का बटन बनाना है, तो एडिट के बाद ये फंक्शनलिटी सॉफ्टवेयर में परफॉर्म कर पा रहा हो या इस तरह का कोई काम कर रहा हो, तो इस तरह के सॉफ्टवेयर जो है वो बनाना है। They also need to use programming tools like compiler, interpreter, debugger and generate the and implement the code। बिल्कुल ये सारी चीज़ें जो है अगर ये टूल्स ना हो, इस तरह के सॉफ्टवेयर्स ना हो, इस तरह का कंप्यूटर या सिस्टम उनको ना प्रोवाइड किया जाए, तो मतलब ये नहीं है कि सॉफ्टवेयर आपका बन पाएगा। मतलब आपका सॉफ्टवेयर बन ही नहीं पाएगा जब आपके डेवलपर्स को प्रॉपर कोडिंग गाइडलाइन ना दी जाए या प्रॉपर उनको सिस्टम प्रोवाइड ना किया जाए या प्रॉपर उनको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ना बताई जाए कि इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इस तरह का मतलब PHP में काम करे तो MVC पे काम करना है या कि एक PHP पे काम करना है, तो ये सारी चीज़ें उनको बता दी जाती हैं। जब कोडिंग आपकी हो जाए, आपके छोटे छोटे मॉड्यूल बन जाए, उससे एक सॉफ्टवेयर बन जाए, उसके बाद उन कोडिंग को या उन मॉड्यूल्स को या उस सॉफ्टवेयर को या उस एप्लीकेशन को टेस्टिंग का फेज़ आ जाता है, जो कि 5th नंबर पे है। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल के फ़ेज़ में टेस्टिंग का फ़ेज़ जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। कोडिंग का फ़ेज़ और टेस्टिंग का फ़ेज़। टेस्टिंग के फेज़ में चेक किया जाता है जो कि आपका मॉड्यूल है वो उसी तरह परफॉर्म करे जो उसको होना चाहिए, और सॉफ्टवेयर वो काम कर रहा है जिसके लिए ये सॉफ्टवेयर मांगा गया था, उसकी रिक्वायरमेंट्स आई थी। वंस द सॉफ्टवेयर इज़ कंप्लीट एंड इट इज़ डिप्लॉयड इन द टेस्टिंग एनवायरनमेंट, द टेस्ट टीम स्टार्ट टेस्टिंग द फंक्शनैलिटी ऑफ द एंटायर सिस्टम। मुकम्मल सॉफ्टवेयर की टेस्टिंग जो है यहाँ पे की जाती है। This is done to verify that the entire application work according to the customer requirement। वही बात आ जाती है कि कस्टमर ने जो सॉफ्टवेयर मांगा था वो उस रिक्वायरमेंट के मुताबिक वो सॉफ्टवेयर बना है या नहीं बना। During this phase, QA and testing team, quality assurance और testing team may find some bugs, defects which may communicate to the developers।
अगर इस फेज़ में क्वालिटी एश्योरेंस, सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस के जो टीम है या टेस्टिंग की जो टीम है, अगर वो कोई एरर फाइंड आउट करते हैं, कोई बग फाइंड आउट करते हैं उस सॉफ्टवेयर में, या वो सॉफ्टवेयर वो फंक्शनैलिटी नहीं कर रहा, तो वो डेवलपर को बाकी दोबारा कह देते हैं कि इस बटन में या इस मॉड्यूल में ये फ़र्क है, आप इनको चेंज कर लें। The development team fix the bugs and send back to the QA for retest। बिल्कुल उसी तरह दोबारा रीटेस्ट के लिए चला जाता है वो सॉफ्टवेयर। दिस प्रोसेस कंटिन्यू अंटिल द सॉफ्टवेयर इज़ बग फ्री। मतलब अगर आपका सॉफ्टवेयर फुल डेवलप ना हो पाया हो, जब तक ये सॉफ्टवेयर पूरा ना हो पाया हो, आपकी टेस्टिंग फेज़ चलती रहती है और दोबारा कोडिंग की तरफ जाता रहता है। जब ये टेस्टिंग की फ़ेज़ कंप्लीट हो जाए तो उसके बाद जो है तो डिप्लॉयमेंट या इम्प्लीमेंटेशन का फेज़ आता है। This process continue until the software is bug free, stable and working according to the business need of that system। बिल्कुल अगर उस सिस्टम के मुताबिक काम ना करो तो तब तक ये टेस्टिंग होता रहता है, और जब ये सब कुछ कंप्लीट हो जाए उसके बाद उसका फेज़ आता है 6 नंबर फेज़ पे, इंस्टॉलेशन और डिप्लॉयमेंट। Once the software testing phase is over and no bugs or error left in the system, then the final deployment process starts। Based on the feedback given by the project manager, the final software released and checked for deployment issue if any। अगर कोई इशू नहीं है तो सॉफ्टवेयर को डिप्लॉय कर दिया जाता है, इम्प्लीमेंट कर दिया जाता है, और उसके बाद उन जो रिक्वायरमेंट आई होती है जिस कंपनी की तरफ से या किसी कस्टमर की तरफ से, तो उसको उसके मुताबिक जो है गाइड कर दिया जाता है कि ये आपका सॉफ्टवेयर है और ये हमने यहाँ पे आपके सिस्टम में इंस्टॉल कर दिया, जो कि काम कर रहा है, फंक्शनल है। उसके बाद आती है मेंटेनेंस। डिप्लॉय तो हो गया, सॉफ्टवेयर बन भी गया। मेंटेनेंस आपको जब तक वो सॉफ्टवेयर उस कंपनी में चल रहा है, उस ऑर्गेनाइजेशन में चल रहा है, उसकी मेंटेनेंस वक्त के साथ साथ हो रही होती है। उसमें चेंजेस भी आ सकती है, सिस्टम चेंज हो गया, सिस्टम अपग्रेड कर गया, कोई इस तरह की इशू आती है तो, या कोई रिक्वायरमेंट्स नहीं आ गई, तो मेंटेनेंस जब आपका सॉफ्टवेयर चल गया, जब तक वो वहाँ पे है मेंटेनेंस का फेज़ तब तक चलता रहेगा। Once the system is deployed and customers start using the system, for following 3 activities occur: bug fixing, upgrading, enhancement। Bug are reported because some scenarios which are not tested at all। मैं भी अगर टेस्टिंग के दौरान कोई इस तरह के मॉड्यूल्स हैं अक्सर रह जाते हैं टेस्टर से या क्वालिटी एश्योरेंस टीम से, तो वो जो है तो ड्यूरिंग सॉफ्टवेयर जब यूज़ हो रहा हो तो वो तब भी जो है तो कस्टमर को या ऑर्गेनाइजेशन को सामने आ सकते हैं, पॉसिबिलिटीज़ है, ये रियल लाइफ में होता रहा है और हो रहा है। अपग्रेडिंग द एप्लीकेशन टू द न्यूअर वर्जन ऑफ द सॉफ्टवेयर। मतलब ये है कि सिस्टम चेंज हो गया, आपका सॉफ्टवेयर चेंज होना उसके लिए ज़रूरी होता भी है, नहीं होता, लेकिन अपग्रेड होना ज़रूरी होता है। मतलब उसमें कोई चेंजेस आ गई एप्लीकेशन में या उसका न्यू वर्जन लॉन्च करना हो। न्यू वर्जन मतलब ये है कि एक में कट कॉपी पेस्ट है और दूसरे में एक पेस्ट स्पेशल नहीं है, तो नेक्स्ट अगर उसका पेस्ट स्पेशल का बटन की डिमांड आ गई है कस्टमर की साइड से, ये मैं आपको इजी एग्जांपल इसलिए दे रहा हूँ कि आप इस पर समझते हैं। तो क्या करते हैं, तो वो कंपनी को दोबारा कह देते हैं, वो उसमें वो पेस्ट स्पेशल का बटन ऐड कर देते हैं और उसके बाद उसका वर्जन 1 से 1.01 या 1.1 इस तरह का समथिंग वो कंपनी रख देती है, और वो इस तरह चलती उसके डॉक्यूमेंट्स में भी ऐड करती है। तो इस तरह चलते चलते वो सॉफ्टवेयर से क्या बन जाता है। इस तरह माइक्रोसॉफ्ट की एग्जांपल ले ले, वक्त के साथ साथ अपग्रेड जो है वो हो रहा है। विंडोज़ की मिसाल ले लें, विंडोज़ XP, विंडोज़ 7, विंडोज़ 8, 9, 10 इस तरह जाते जाएँ, सो ऑन। इन्हेंसमेंट, एडिंग सम न्यू फीचर इनटू द एग्जिस्टिंग सॉफ्टवेयर। वही बात आ गई, सॉफ्टवेयर में कुछ न्यू फीचर्स ऐड करने हैं, तो ये सारा मेंटेनेंस में जो है चलता रहता है। The main focus of SDLC phase is to ensure that needs continue to be met and that the system continue to perform as per specification mentioned in the first phase। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल आप लोगों ने समझ लिया है कि बेसिकली होता क्या है। ये बेसिकली एक प्रोसेस होता है कि एक सॉफ्टवेयर को एक कंपनी किस तरह बनाती है। एक ऑर्गेनाइजेशन से रिक्वायरमेंट्स आती है, एक क्लाइंट से रिक्वायरमेंट आती है, तो ये ना कि आप डायरेक्ट कोडिंग को स्टार्ट कर लें। हाँ, इस तरह के हमारे पास मॉडल्स अवेलेबल हैं, लेकिन वो छोटे सॉफ्टवेयर्स के लिए यूज़ होते हैं, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अभी हमने सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल के बारे में पढ़ा, जिसके टोटल 7 फेजेस हैं, और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, जो कि बड़ी बड़ी कंपनीज़ जो है एक सॉफ्टवेयर को, एप्लीकेशन को डेवलप करने के लिए, डिज़ाइन करने के लिए जो है वो यूज़ करती हैं। थैंक यू।